कैसे हैं आप सभी। हमारी इस क्लास में हम एसएससी से जुड़े कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, इम्पोर्टेंट। तो इसी में हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किस रिट को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के गढ़ के रूप में जाना जाता है। किस रिट को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के गढ़ के रूप में जाना जाता है। परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा और निषेध। तो इसमें जो इसका करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों से संबंधित है। केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों से संबंधित है, यानी संविधान का कौन सा भाग है जिनमें इनका वर्णन मिलता है। तो भाग, ये तो सबको पता होना चाहिए संविधान के बारे में। भाग 12 है, उसके अंदर क्या है, केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों से ये संबंधित है, जो भाग 12 संविधान का है। और हम बात करें इसमें जो संविधान के अंतर्गत भाग 12 में जो अनुच्छेद है, इनमें केंद्र राज्य और वित्तीय यानी इनके जो अनुच्छेद है वो 268 से 293 तक है। और वैसे भाग 12 के अंदर हम अनुच्छेद की बात करें तो वो हमारे हैं 264 से लेकर 300 कै तक। ठीक है, तो भारतीय संविधान में कौन सा केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों से संबंधित है, वो आपका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखें, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है, यानी किस अनुच्छेद में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। तो अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 12। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, अनुच्छेद 12। ठीक है, राज्य को जो है अनुच्छेद 12 के अंदर परिभाषित किया गया है। और इसमें क्या है कि राज्य के जो अनुच्छेद 12 है, इसमें राज्य के शब्द के जो मतलब व्यापक अर्थ है उसको भी परिभाषित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें हम। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हित की रक्षा करता है। कौन सा अनुच्छेद है जो अल्पसंख्यकों के हित की रक्षा करता है। इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा अनुच्छेद 29। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, अनुच्छेद 29। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 29 है उसमें क्या है, अनुच्छेद 29 के अंदर जो अल्पसंख्यकों के ये हित में है। और जो 29 और 30 है, दोनों जो अनुच्छेद है इनमें क्या है, सांस्कृतिक है, भाषा है, धार्मिक है, अल्पसंख्यकों के अधिकारों से ये संबंधित जो अनुच्छेद है वो ये दोनों है। और अल्पसंख्यकों के हितों की जो रक्षा करता है वो अनुच्छेद आपका है 29। तो अगला क्वेश्चन देखें हम। ये जो हमारा क्वेश्चन है वो है, भारतीय संविधान में निहित मौलिक कर्तव्यों में से कौन सा नहीं है। कानूनी मंजूरी, राजनीतिक मंजूरी, सामाजिक स्वीकृति, नैतिक मंजूरी। तो कौन सा नहीं है, ये आपको अच्छे से क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपको, तभी आपको जो करेक्ट ऑप्शन में से करेक्ट आंसर है वो तभी मिल पाएगा। अगर आप क्वेश्चन गलत पढ़ोगे तो आप क्वेश्चन को कभी सही नहीं कर पाओगे। ठीक है, उसका उत्तर है वो गलत ही दोगे आप। तो अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना पहले। नहीं, कौन सा नहीं है, तो इनमें आपका जो ए ऑप्शन इसका जो करेक्ट आंसर होगा, कानूनी मंजूरी। ठीक है, और ये जो भारतीय संविधान के अंदर जो मौलिक कर्तव्य है ये कब जोड़े गए, ये 1976 के अंदर 42वें संविधान संशोधन में 42वें संशोधन में
भारतीय अधिनियम में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है, तो कौन सा नहीं है इसका आपका जो उत्तर है वो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, कानूनी मंजूरी। अगला क्वेश्चन क्या है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए संवैधानिक संशोधन के तहत शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई। शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई 6 से 14 वर्ष के जो, तो ये कौन से संविधान संशोधन के अंदर किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका वो है 86वां संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन के तहत। और इसमें क्या होगा, अनुच्छेद, हम बात करें अनुच्छेद की तो अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार जो डाला गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के कितने सदस्यों ने भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए। जो भारत की जो संविधान सभा थी उनमें कितने सदस्यों ने भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, 284 लोगों ने किया था। और जो ये भारत का संविधान कब लागू हुआ था बनकर, मतलब पूरी तरह से तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, और इसका जो अंतिम स्तर बुलाया गया था वो बुलाया गया था 24 जनवरी को, 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, और इसमें जो क्या है कि इनमें जो 24 जनवरी 1950 के दिन ही इन सब के हस्ताक्षर करवाए गए थे। ठीक है, 284 लोगों के सदस्यों के हस्ताक्षर है इस पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संघीय ढांचा निम्नलिखित में से किस देश से प्रेरित है? संघीय ढांचा है वो किस देश से प्रेरित है, यानी संघीय ढांचा है वो किस देश से लिया गया है? जो भारत के संविधान में संघीय ढांचा है वो किस देश से प्रेरित है? यूएस, कनाडा, स्विट्जरलैंड, रूस। तो इनमें हम बात करें इसके जो करेक्ट ऑप्शन की तो वो आपका होगा बी, कनाडा। कनाडा के संविधान से ये जो संघीय ढांचा है वो लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। संघीय सरकार, न्यायपालिका स्वतंत्रता, संसदीय सरकार, दोहरी नागरिकता। तो इसमें हमारे जो दोहरी नागरिकता है वो नहीं है भारतीय संविधान की विशेषता। ठीक है, बाकी सारी ये हैं, तो इसका आपका जो डी ऑप्शन इसका जो करेक्ट आंसर होगा, दोहरी नागरिकता है वो भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। आगे चलें, अगला और इस क्लास का जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है वो है, भारत की संसद किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है? तो हमें बताना है अनुच्छेद। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? अनुच्छेद 229, अनुच्छेद 239, अनुच्छेद 247, अनुच्छेद 249। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्वेश्चन लमसम 10 क्वेश्चन हम डेली एसएससी जीडी से जुड़े जनरल अध्ययन के हम जो डेली करेंगे। ठीक है, तो ये एसएससी जीडी के जो क्वेश्चन है, ठीक है, वैसे और एग्जाम में भी आ सकते हैं लेकिन ज़्यादा हम फोकस इन क्वेश्चनों का एसएससी जीडी की दृष्टि से इन क्वेश्चनों को हम पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, वैकेंसी भी आ गई है, अच्छे पदों पर है, तो आप तैयारी शुरू कर दें। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, यानी विश्व आर्थिक आउटलुक वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक द्वारा प्रकाशित किया जाता है। डब्ल्यूटीओ को, आईएमएफ को, विश्व बैंक को, यूएनसीटीएडी को। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा वो इसमें क्या होता है, ये जो विश्व आर्थिक आउटलुक है यानी डब्ल्यू वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, WOI
सॉरी WEO, ठीक है, WEO द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, आपका करेक्ट आंसर होगा IMF को प्रकाशित किया जाता है, ठीक है। WEO यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF का मतलब क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को प्रकाशित किया जाता है, ठीक है। क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक WEO द्वारा IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को प्रकाशित किया जाता है। भी आपका इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति पद के लिए शपथ का प्रतिज्ञापन प्रदान करता है? यानी संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के पद के लिए शपथ का प्रतिज्ञान प्रदान करता है? अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 69। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका डी ऑप्शन, अनुच्छेद 69। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति के पद के लिए शपथ या प्रतिज्ञापन प्रदान करता है। और इसमें जो क्या होता है, जो उपराष्ट्रपति के को पद एवं जो इनकी जो शपथ होती है वो राष्ट्रपति दिलवाते हैं, ठीक है। उपराष्ट्रपति को पद की जो शपथ है वो कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम महारत्न के दर्जे के अंतर्गत आता है? निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम महारत्न के दर्जे के अंतर्गत आता है? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। तो इसका आपका जो सही उत्तर है वो ए ऑप्शन आपका इसका सही उत्तर है। यानी करेक्ट आंसर क्या है इसका? ए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब देखो स्टील, ये इसकी जो शॉर्ट फॉर्म होती है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी SAIL, ठीक है। ये भी आ सकता है और ये फुल फॉर्म जो पूरा नाम लिखा है ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, ठीक है। तो ये जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है ये दुनिया का 20वां और भारत का सबसे बड़ा इस्पात है, ठीक है। इस्पात उत्पादक है ये, दुनिया का 20वां, दुनिया का याद रहे ना रहे लेकिन भारत का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक कौन सा है? SAIL, ठीक है। दुनिया भारत का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक है वो क्या है? SAIL, ठीक है। तो ये भी याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है? क्वेश्चन क्या कहता है? सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली और दमन और द्वीप, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। यानी इनमें हमें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा पूछा है, तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर होगा वो डी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े हैं, ठीक है। अब ये तो आ गई बात क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश, जो ऑप्शन भी दिए गए हैं आपको। लेकिन अगर आपसे ये भी पूछ ले, चलो ये तो बहुत ज़्यादा बात होगी, अगर भारत का पूछे
भारत के अंदर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? आप इसके साइड में यहाँ जाके लिख रहे हो, या आप वहाँ पर अगर कहीं लिख रहे हो तो वहाँ ये लाइन लिख लो नोट लगाकर कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? वो है लद्दाख। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख। ठीक है, इनमें जो हमारा क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अब इनके क्षेत्रफल की हम बात करें तो इनका जो क्षेत्रफल है वो 8,249 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है ना, इसका जो क्षेत्रफल क्या है, वर्ग किलोमीटर है, 8,249 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख है। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? प्राचीन भारत के किस स्थान को अवंतिका कहा जाता था? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, प्राचीन भारत के किस स्थान को अवंतिका कहा जाता था? वैशाली, बुंदेलखंड, मालवा, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? सी आपका इसका करेक्ट आंसर होगा, मालवा। जो प्राचीन भारत है उसमें लगभग दूसरी शताब्दी के दौरान की बात है ये, तो उसमें मालवा को अवंतिका के नाम से जाना जाता था। और अब जो भारत के अंदर ये जो उज्जैन को जाना जाता है, ठीक है, इस पर जो ये मालवा है इस पर उसमें मौर्य और गुप्त राजवंशों का कब्जा था। तो प्राचीन भारत की जहाँ बात की जाए, प्राचीन भारत की किस स्थान को अवंतिका कहा जाता था, तो आपका मालवा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? सागौन का वन कहाँ पाया जाता है? सागौन का वन कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा वो ए, इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश ये सागौन है वो भारत और दक्षिणी पूर्वी जो एशिया है उनमें मतलब सबसे बड़े लकड़ी के पेड़ों में से ये एक है। ठीक है, जो सागौन है। ठीक है, तो सागौन के वन। अब बात करें हम भारत में, इसके साथ साथ मध्य प्रदेश के साथ साथ और कौन कौन से में पाया जाता है, तो मतलब इसमें आप लिख लीजिए, मैं बोल के लिखा देता हूँ आपको। जो महत्वपूर्ण सागौन के जंगल है वो मध्य प्रदेश, भारत में, भारत की बात हो रही है, भारत में सागौन के जो जंगल है वो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यानी सागौन के वन अगर ऑप्शन में मध्य प्रदेश ना हो तो बाकी आपको पता होना चाहिए। इनके अलावा और भी तो हो सकता था ऑप्शन में, तो सारे पढ़ोगे तभी आपको पता होगा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, 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 केरल, केरल, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, गुजरात, उड़ीसा, उड़ीसा, और राजस्थान। ठीक है, तो आप इनको याद कर लेना। सागौन के वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं भारत में? सागौन के वन कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा और राजस्थान। ठीक है, अब ये जो मुख्यतः तो ये इनमें पाया जाता है, महत्वपूर्ण में तो आपको ये याद रखने हैं, बाकी और छोड़ो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय
मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका 25 जनवरी होगा। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वो मनाया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 25 जनवरी 2011 को। शुरुआत कब हुई थी? 25 जनवरी 2011 को शुरुआत। ठीक है, 25 जनवरी 2011 को इसकी शुरुआत हुई थी। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है? 25 जनवरी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान के शासनकाल के दौरान पुर्तगाली भारत आए थे। दिल्ली के किस सुल्तान के शासनकाल के दौरान पुर्तगाली भारत आए थे? मोहम्मद शाह तुगलक, मुबारक शाह सैयद, बहलोल लोदी या सिकंदर लोदी? कौन सा इसका जो करेक्ट आंसर होगा? जो पुर्तगाली है वो किसके समय भारत आए थे? तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के समय पुर्तगाली भारत आए थे। ठीक है, अब देखो इसमें और क्या क्वेश्चन छुपे हैं। अब देखो पुर्तगाली जो थे वो पुर्तगाली मतलब पहले यूरोपीय थे जो समुद्र की जिन्होंने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो वो पुर्तगाली जो पहले यूरोपीय थे, ये पुर्तगाली जिन्होंने भारत के लिए समुद्री रास्ते की खोज की थी। ठीक है, तो 20 मई 1498 को जो वास्को डी गामा है वो सिकंदर लोदी के शासनकाल में कालीकट पहुंचे थे। और अब बात करें सिकंदर लोदी के शासनकाल की। इनका शासनकाल था वो था 1489 से 1489 से था इनका 1517 तक। ठीक है, 89 से 17 तक ये दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे सिकंदर लोदी। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक? तो इसका जो सही आंसर है वो डी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर है, कर्नाटक। शिव समुद्र जल विद्युत परियोजना कहाँ है? कर्नाटक के अंदर है। ठीक है, ये शिव समुद्र झरने के ऊपर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महलवारी व्यवस्था के तहत भूमि से राजस्व एकत्र करने और ईस्ट इंडिया कंपनी को भुगतान करने का प्रभारी कौन था? महलवारी व्यवस्था के तहत भूमि से राजस्व एकत्र करने और ईस्ट इंडिया कंपनी को भुगतान करने का प्रभारी कौन था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ग्राम प्रधान। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ठीक है, इसी के साथ आज के हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में।